सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे अमन दूध पीता है, वह सितार बजाती है, तुम सब खेल रहे हो, वर्षा हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि इन शब्दों में से पीता है, बजाती है, खेल रहे हैं, हो रही हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो ये वाक्य अपूर्ण रह जाएंगे और उनका भाव भी स्पष्ट नहीं होता है। पीता है, बजाती है, खेल रहे हो रही है, ये शब्द समूह किसी न किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं और ये शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। और इस तरह से हम क्रिया की परिभाषा को लिख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, देख, लिख आदि। इन धातुओं में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है। जैसे खा का खाना, देख का देखना, लिख का लिखना। अब हम जानेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। एक किया जाता है कर्म की दृष्टि से और दूसरा संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का भी दो भेद होता है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। अब हम अकर्मक क्रिया जानेंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ में कर्म नहीं होता है, जिन क्रियाओं के साथ में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ क्रिया का फल भी कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे मोहन खेलता है, यहाँ खेलना अकर्मक क्रिया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं और यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर, जैसे क्रिकेट पर, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट जो है कर्म हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया इन क्रियाओं में के साथ एक ही कर्म होता है। अकर्मक क्रिया एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, एक इन क्रियाओं के साथ केवल एक ही कर्म होता है। जैसे वह आम खाता है और इसमें खाना क्रिया के साथ एक ही कर्म है। कौन सा कर्म है? तो आम। आम, यहाँ एक ही कर्म है, वह आम खाता है, तो इसमें एक ही कर्म है आम, इसलिए यह अकर्मक क्रिया कहलाएगा। द्विकर्मक, द्विकर्मक में जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म पाए जाते हैं,
इनके साथ दो कर्म पाए जाते हैं, उन्हें हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। इनका उदाहरण देखिए, जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी। देना, यहाँ इसमें क्या है, देना क्रिया के साथ दो कर्म है, कौन कौन सा, मोहन और पुस्तक। तो ये द्विकर्मक क्रिया कहलाई। अब इस प्रकार के वाक्य में जो दोनों कर्म प्रयोग हुए हैं, दोनों कर्म में से एक है मुख्य और दूसरा है गौण। एक मुख्य कर्म कहलाया और एक दूसरा गौण। मुख्य कर्म निर्जीव होता है और गौण कर्म सजीव होता है। मुख्य कर्म गौण और मुख्य कर्म निर्जीव और गौण कर्म सजीव होता है। अब इन वाक्यों में पुस्तक जो है मुख्य कर्म है और मोहन है वो गौण कर्म है। अब क्रिया के साथ क्या, किसे, क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न लगाने पर उसका उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और उत्तर अगर न मिले तो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में हमने अभी पढ़ा, अकर्मक क्रिया पढ़ा जिसमें कि जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता और उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है वह कर्मक क्रिया, और जिन क्रियाओं में कर्म होता है और उसका फल वाक्य में किसमें पड़ता है, क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है। तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद, अकर्मक और सकर्मक, हमने पढ़ा अभी। और अब हम पढ़ेंगे संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, तो संरचना की दृष्टि से क्रिया की चार भेद, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, क्रिया को दो आधार पर बांटा जाता है, एक कर्म की दृष्टि से और एक संरचना की दृष्टि से। तो कर्म की दृष्टि से हमने पढ़ लिया सकर्मक और अकर्मक। अब संरचना की दृष्टि से चार, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ एक ही कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखने लगी, उसे जाना पड़ा, तो जाना पड़ा, लिखने लगी। तो संयुक्त क्रियाओं में, संयुक्त क्रियाओं से इच्छा, समाप्ति, विवशता, निरंतरता और अपूर्णता का भी बोध होता है। जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी, रेलगाड़ी चल पड़ी। अंशु ने भोजन कर लिया, नौकर सामान लाने लग गया और माताजी कार्यालय से लौट आई। अब हम देख रहे हैं कि इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं प्रयोग की गई हैं। चल और पड़ी, कर और लिया दो क्रियाएं हैं। वाक्य में लाने चला गया, लौट आई, ये भी दो क्रियाएं हैं। लौटना भी क्रिया है, आना भी क्रिया है।
चलना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, तो इन क्रियाओं में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। और एक से अधिक क्रियाएं जब प्रयोग में की जाती हैं तो इन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं होती हैं उनमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और शेष क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, सहायक होती हैं। मुख्य क्रियाओं के साथ साथ आने वाली क्रियाएं सहायक क्रियाएं या रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आज के लिए बस इतना, आगे हम फिर इसको आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।